हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स पर। आज के वीडियो में मैं आपको स्टैंजा फॉर्म के बारे में बताऊंगा। उससे पहले वीडियो में मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में बता चुका हूं आपको। आज के वीडियो में मैं आपको 3 स्टैंजा फॉर्म कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस में वैसे बीए पार्ट 1 में 4 स्टैंजा फॉर्म दी गई हैं। चौथे नंबर पे ट्रेजर राइम है, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको मैं लिमिटेड कोर्स कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी आपको अगर ट्रेजर राइम के बारे में कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी जितनी भी वीडियो है सबको लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वीडियो को शेयर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छे से बनाऊँगा। आप सभी को पता ही है मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको नॉलेज देने की बीए की। जैसे बीए पार्ट 1 के नोट्स अपडेट होंगे या अपलोड होंगे, मैं तुरंत बीए सेकेंड ईयर के नोट्स डालना शुरू कर दूंगा। धीरे धीरे थोड़ा समय लग रहा है नोट्स बनाने में। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला द हेरोइक कपलेट, पहले ही नंबर पे स्टैंजा फॉर्म है द हेरोइक कपलेट। इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है हेरोइक कपलेट। तो जैसे द हेरोइक कपलेट इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये एक परंपरागत फॉर्म है, एक तरह से रूप है। मतलब जब बहुत सारे रूप होते हैं ना कि नाटक, कहानी और तुम्हारा एकांकी, इस तरह से ये भी एक इंग्लिश में, एक इंग्लिश अंग्रेजी काव्य में एक हेरोइक कपलेट एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। कॉमनली यूज्ड इन इपिक एंड नैरेटिव पोएट्री, ये इपिक महाकाव्य में ज्यादा यूज होता है इसका। एंड नैरेटिव जो वर्णनात्मक पोएम होती है, बहुत लंबी जो कविताएं होती हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है। कंसिस्टिंग ऑफ ए राइमिंग पेयर ऑफ लाइन इन एम्बिक पेंटामीटर, इसमें एक राइमिंग पेयर होता है। राइमिंग पेयर का मतलब आप जानते हो, जैसे पोएम जो स्टार्ट होती हैं आपने देखा होगा, राइमिंग वर्ड ढूंढने को आए करते हैं। मतलब उसमें आपकी इंटर की पोइट्री में कैसे, जैसे स्काई, स्पाई, ऐसे काई काई काई, इस तरह से जो आवाज रहती है ना, तो ये जो होती है ये राइमिंग होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जितने भी हेरोइक कपलेट लिखे होते हैं उनमें पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, ऐसे कर करके लाइनें चलती रहती हैं पेयर में। यही होता है इसका मतलब। कंसिस्टिंग ऑफ मतलब बटी हुई होती हैं, कंसिस्टिंग मतलब विभाजित होती हैं, बटी हुई होती हैं। राइमिंग पेयर्स में ऑफ लाइन इज एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक पेंटामीटर एक छंद का नाम है, वो इसमें होता है। आगे, यूज ऑफ द हेरोइक कपलेट वाज pioneered by जोफ्री चौसर इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है। इसका जो सबसे पहले यूज किया था, यानी इसका जो सबसे पहले बीड़ा उठाया था, कुछ कहते हो कि जैसे समाज में बहुत गंदगी होती है तो कोई ना कोई इसे साफ करने की कोशिश करता है, तो एक तरह से वो बीड़ा उठाता है कि मैं इस गंदगी को साफ करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे जो चौसर हैं, जो पोइट्री के फादर हैं, आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता रहा हूं कि ये पोइट्री के पिता हैं। जैसे वो एसो का पिता है फ्रांसिस बेकन, ऐसे ही जोफ्री चौसर जो पोइट्री है उसके पिता हैं। इन्होंने सबसे पहले हेरोइक कपलेट में अपना पोएमें लिखनी शुरू की। उनकी जो पहली थी द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, दूसरा नंबर बाई द कैंटरबरी टेल्स, एंड और जनरली कंसिडर्ड टू हैव बीन परफेक्टेड बाय जॉन ड्रेडन एंड अलेक्जेंडर पॉप इन द रेस्टोरेशन एज, ठीक है। बीड़ा किसने संभाला था, जो पॉइनियर है, जो इन्होंने यूज किया सबसे पहले जोफ्री चौसर ने, उसके बाद धीरे धीरे अलेक्जेंडर पॉप ने और जॉन ड्रेडन ने इसे बहुत अच्छे रूप में प्रेजेंट किया, ठीक है। तो परफेक्ट मतलब पूरी तरह से जो उसमें कमी रह गई होगी, चौसर से जो कमी रह गई होगी, उस कमी को दूर करके जॉन ड्रेडन और अलेक्जेंडर पॉप ने रेस्टोरेशन एज में इसे परफेक्ट तरह से प्रेजेंट करा, एंड अर्ली 18th सेंचुरी रेस्पेक्टिवली, और जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अच्छे से, रेस्पेक्टली मतलब बहुत अच्छे से इसे प्रेजेंट किया गया। आगे,
आगे देखते हैं। हाँ, हेरोइक कपलेट हैज स्पीड, इसमें एक स्पीड होती है, मतलब गति होती है। ब्रेविटी ऑफ एक्सप्रेशन, ब्रेविटी का मतलब होता है लघुत्तम, मतलब बहुत छोटा होता है। एंड एक्सप्रेशन, इसका जो प्रभाव होता है बहुत मतलब आकर्षक होता है। एंड फोर्सफुलनेस, इसे पढ़ते साथ ही एकदम फोर्सफुलनेस, एकदम जैसे आदमी एकदम से जाग जाता है, मतलब उसके अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है इसे पढ़ के, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं। द यूज ऑफ हेरोइक कपलेट का हैज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम पोएट टू पोएट। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, इसका हेरोइक कपलेट का जो यूज हो रहा है विभिन्न तरीके से, वो मतलब उसके तरीके से हो रहा है क्या कि मैं पोएट टू पोएट कर रहे हैं इसका यूज, और जी ये जो है टाइम टू टाइम भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। आगे टू टाइम पोएट्री मतलब समय समय पर, और कवियों के द्वारा इसका यूज हो रहा है। इट वॉज फर्स्ट यूज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इसका पहली बार यूज किया गया बाई चौसर के द्वारा। चौसर ने सबसे पहले इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड में यूज करा चौसर ने इसका। ड्रैडन, चौसर मतलब जोफ्री चौसर, ड्रैडन एंड पॉप इम्पार्टेड टू द हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट को इम्पार्टेड किया। इम्पार्टेड का मतलब दिया, क्या दिया हेरोइक कपलेट को? द इजी, मतलब बहुत आसान, वैगर शक्ति, स्ट्रेंथ ये भी बहुत शक्ति होती है, एंड स्वीटनेस मधुरता। आगे विच पॉप, जो पॉप ने एट्रीब्यूटेड मतलब जिम्मेदारी ठहराया गया पॉप को टू हिज प्रेसिडेंट, उसके पूर्वजों के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि पॉप ने इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हेरोइक कपलेट को, ठीक है। अपने पूर्वजों को उसने इसमें वो दिखाई है सहानुभूति, ठीक है। एक तरह से उसने पॉप जो मास्टर है हेरोइक कपलेट के, उसने अपने हेरोइक कपलेट में जो भी कुछ लिखा ना अपने जो पूर्वज से, इसमें लिखा ना प्रेडेसेसर्स, इसका मतलब होता है पूर्वज, इन्हें पूर्वज को ज्यादा इसमें दिखाया गया, मतलब पूर्वजों को टारगेट करके ही उसने अपने हेरोइक कपलेट लिखे। दे यूज इट, उन्होंने इसका यूज किया। इन्होंने किसने? ये जो आपके दे रखे हैं इसमें ड्रैडन एंड पॉप, यूज किया इट फॉर वेरियस कंपोजिशन, इन दोनों ने इसे बहुत तरीकों में लिखा। कौन से तरीकों में? ड्रामों में हेरोइक कपलेट लिया है ये, इपिक महाकाव्य में हेरोइक कपलेट लिया है, और सटायर जो आपके व्यंग करने वाले नाटक होते हैं, मतलब एक तरह से आप किसी को कमेंट कर रहे हो, ठीक है, कमेंट करके जो नाटक लिख रहे होते हैं ना, किसी के बारे में बताया है, किसी के या सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये सब सटायर होते हैं एक तरह से। बट द रेस्टोरेशन पोएट, जो रोमांटिक पोएट्स चेंज इट्स स्ट्रक्चर, किंतु रोमांटिक जो पोएट थे उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको हेरोइक कपलेट के बारे में पता चल गया होगा कि हेरोइक कपलेट क्या होता है। आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, ये ज्यादा से ज्यादा 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको 2-3 या इसमें मिक्स करके फॉर्म ऑफ पोइट्री दे देंगे, या मिक्स करके फॉर्म ऑफ पोइट्री और स्टैंजा फॉर्म दे देंगे, उसमें एक ये होगा 2 भी होंगे, तो आपको कोई से 2 करा लेगा, ठीक है। वो आपके जैसे मैं आपको डेमो दिखाऊंगा किस तरह का पेपर आता है, उस हिसाब से आप समझ जाना। फिलहाल के लिए आपको बस इतना अच्छे से याद करना है, वीडियो देखकर नोट्स बनाने हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा फॉर्म पर। तो देखिए सेकंड नंबर पे द ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है मैं एक बार पहले बता दूं स्टार्ट करने से पहले। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, वर्स का मतलब होता है बच्चों छंद, ठीक है। जो ऐसा छंद जिसमें कोई लय ही नहीं होती है, ठीक है, बिना लय का छंद होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जॉन मिल्टन का द पैराडाइज लॉस्ट है, वो बिल्कुल ऐसी लिखा है जॉन मिल्टन ने, उसमें कोई भी लय नहीं है, जहां को लिखा हुआ है ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई लय नहीं है, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इज ए लिटरेरी डिवाइस डिफाइंड एज अनराइमिंग वर्स रिटन इन iambic पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स क्या होती है? एक साहित्यिक डिवाइस होती है। डिवाइस मतलब एक यंत्र होता है, एक रूप होता है। डिफाइन, उसे डिफाइन किया गया, मतलब उसकी परिभाषा डिफाइन की गई किस तरह से? ऐसे, एज अनराइमिंग वर्स रिटन इन iambic पेंटामीटर, मतलब एक अनराइमिंग, राइमिंग मतलब लय होती है, अनराइमिंग मतलब लय नहीं होती है, इस तरह का पोएम जिसमें लय नहीं होती है और वो iambic पेंटामीटर में लिखी गई होती है, ब्लैंक वर्स कहलाती है। आगे, इन
पोएट्री एंड प्रोज, पोएट्री और प्रोज में या काव्य और गद्य में इट हैज ए कंसिस्टेंट मीटर विद 10 syllables in each lines where unstressed syllables are followed by stressed ones। कहने का मतलब ये होता है, ये एक कंसिस्टेंट मतलब बटी गई होती है एक छंद में। इट मतलब ब्लैंक वर्स, इट हैज ए कंसिस्टेंट मीटर, ये एक ऐसा छंद होता है जो बटा हुआ होता है विद 10 syllables। सिलेबस का मतलब होता है बच्चों अक्षर, इसमें 10 अक्षर होते हैं इन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में 10 अक्षर होते हैं। वेयर जहां अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस मतलब जो हल्का बोला जाता है, जिस पर ज्यादा दबाव नहीं दिया जाता है। सिलेबस अक्षर होते हैं, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिन पर दबाव नहीं दिया जाता है और वे बोले जाते हैं, मतलब कम दबाव देकर बोले जाने वाले अक्षर होते हैं। आर फॉलोड बाई स्ट्रेस वन, और वे उनका अनुसरण करते हैं जो ज्यादा दबाव देकर बोले जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक तो होता है ए, फिर होता है ए, तो इस पर ज्यादा दबाव होना, ए हो गया अनस्ट्रेस, ए हो गया स्ट्रेस्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बट डू नॉट राइम, उनमें राइम नहीं होती है। आगे इट इज ऑल्सो नोन एज अनराइम्ड इयम्बिक पेंटामीटर, मतलब ये इस तरह का ऑल्सो नोन एज अनराइम्ड इयम्बिक पेंटामीटर, मतलब ये इस तरह से होता है, ये इसे हम अनराइम्ड इयम्बिक पेंटर के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, हम इसे अनराइम्ड इयम्बिक पेंटामीटर भी कह सकते हैं ब्लैंक वर्स को। ठीक है, द फर्स्ट ब्लैंक वर्स, जो पहला ब्लैंक वर्स था, रिटर्न लिखा गया इन इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी पोइट्री में। द फर्स्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री में, सॉरी दोबारा देख लो आप, द फर्स्ट ब्लैंक वर्स, पहला ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी काव्य में, वाज रिटन लिखा गया बाई अर्ल ऑफ सूरी। अर्ल ऑफ सूरी एक राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया इन 1540, 1540 में। इन हिज ट्रांसलेशन, उसकी ट्रांसलेशन में ऑफ एनिडिया, एनिड, एनिड अर्ल ऑफ सूरी ने लिखी 1540 में, उसमें इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले किया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1562 में मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, पूरा नाम इनका क्रिस्टोफर मार्लो है, इज रिगार्डेड एज द फादर और मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। 1562 में मार्लो को रिगार्डेड किया गया एज द फादर, मतलब मार्लो को मतलब ब्लैंक वर्स का फादर कहा गया और मास्टर भी कहा गया ब्लैंक वर्स का। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज एडॉप्टेड बाय जॉन मिल्टन, मतलब जॉन मिल्टन ने भी इस पे काम किया ब्लैंक वर्स पे। जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, पैराडाइज लॉस्ट आई है ना, देखो ये जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ये पूरा ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। उसने पूरी तरीके से ऐसी पोएम लिखी है या ऐसा ब्लैंक वर्स लिखा है, ऐसा इपिक है, इपिक है वैसे तो वो पूरा अनराइम्ड है, उसमें कोई भी ले नहीं है, आप पढ़ के देखना। वो बीए में है शायद, किसी उसमें है, बीए में है या एमए में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बीए के सेकंड ईयर में तो है नहीं, या थर्ड ईयर में हो सकता है, या फिर एमए प्रीवियस में होगा, वो इसमें है, तो आप उसे पढ़ के देखना। जब आप देखोगे तो उसमें आपको कहीं भी ले नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। द 1561 मतलब 1561 का प्ले, क्या नाम है प्ले का? गोरबोडक, बाई थॉमस नॉर्टन, जो थॉमस नॉर्टन ने लिखा है, एंड थॉमस सैकवेल, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। पहला ये जो 1561 का प्ले है, नाटक है, वाज द फर्स्ट प्ले टू यूज ब्लैंक वर्स। अगर आपसे स्टूडेंट कोई क्वेश्चन आ जाए, पहला ऐसा प्ले बताइए जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, तो आपको बताना है गोरबोडक। किसने लिखा है? थॉमस नॉर्टन ने एंड थॉमस सैकविल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेजर अचीवमेंट, मेजर मतलब प्रमुख, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। इन इंग्लिश ब्लैंक वर्स में, इंग्लिश जो ब्लैंक वर्स था उसमें जो मेजर सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, वाज मेड बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने की, सबसे पहले मेड बनाया, मतलब पॉपुलर बनाया ब्लैंक वर्स को, इन विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है ना, बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा वो पॉपुलर बनाया गया। हु रोट, जिसने लिखा, क्या लिखा? मच ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज प्लेस इन अनराइम्ड इयम्बिक पेंटामीटर। कहने का मतलब यह है कि विलियम शेक्सपियर के भी कुछ प्ले ऐसे हैं जो अनराइम्ड है, उनमें लय नहीं है। ठीक है, आप देखना जब आप विलियम शेक्सपियर प्ले पढ़ोगे, आप खुद पता चल जाएगा कि ये ब्लैंक वर्स है, ये ऐसे है। ठीक है, एंड जॉन मिल्टन हुज पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ठीक है ना, अभी बता चुके हैं हम। ये भी जॉन मिल्टन का भी पैराडाइज लॉस्ट था, जो
ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्स, मिल्टॉनिक मतलब मिल्टन का ब्लैंक वर्स वाज वाइडली इमिटेटेड, मतलब पूरी तरह से नकल की गई। मिल्टन के जो वो था ना पैराडाइज लॉस्ट, उसकी पूरी तरह से नकल की गई। इमिटेटेड माने होता है नकल की गई इन द 18th सेंचुरी में बाई सच पोएट। किन कौन कौन से पोएट ने नकल की? जैसे जेम्स थॉमसन, द सीजन्स, विलियम कॉपर, द टास्क, रोमांटिक इंग्लिश पोएट सच एज जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, शैली एंड जॉन कीट्स यूज्ड किया ब्लैंक वर्स का एज ए मेजर थीम, बहुत प्रमुख रूप में इसका यूज किया। कहने का मतलब ये है जो इनका जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट था उसकी 18वीं शताब्दी में बहुत नकल की। किन्होंने की अभी मैंने बता दिया है आपको, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको थर्ड नंबर पे ले जाते हैं, स्पेंसर स्टैंजा के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम स्किप के स्पेंसर स्टैंजा पर चलते हैं। स्पेंसर स्टैंजा क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। स्पेंसर स्टैंजा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अधिकतर आता है, हर साल ही आता है वैसे ये क्वेश्चन। तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आपको, तो आप देखिए। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, महानतम योगदान ऑफ एडवर्ड स्पेंसर का टू इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी काव्य के लिए, इज द इन्वेंशन, एक आविष्कार है। इन्वेंशन मतलब आविष्कार है, ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ स्टैंजा, स्टैंजा की न्यू फॉर्म का एक आविष्कार है। पॉपुलरिटी, उसकी जो प्रसिद्धि है, नॉन जानी जाती है एज द स्पेंसर स्टैंजा के रूप में। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है जो एडवर्ड स्पेंसर है उसने एक नई स्टैंजा फॉर्म को डेवलप किया जिसका नाम स्पेंसर स्टैंजा है, उसी के नाम पे उसका नाम स्पेंसर स्टैंजा रखा गया। इट कंटेन्स, ये बटी हुई है 9 लाइन्स, 9 लाइनों में इन टोटल, मतलब इसमें पूर्णतया 9 लाइनें होती है। ठीक है, इन टोटल, तो इसमें लिखो आगे देखो ये कटा हुआ है, यहां देखो 8 लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर, उसमें 9 लाइन होती हैं, 8 लाइन जो होती है वो एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, एंड फॉलोड बाय अ सिंगल अलेक्जेंड्रियन लाइन्स इन एम्बिक हेक्सामीटर, मतलब स्टार्टिंग की जो 8 लाइनें होती हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में होती है और बाद की जो 1 लाइन होती है वो एम्बिक हेक्सामीटर में होती है। बस ऐसे समझो आप। आगे चलते हैं। इट्स मतलब स्पेंसर स्टैंजा राइमिंग स्कीम, स्पेंसर स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है इज ए बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, एडवर्ड स्पेंसर ने यूज्ड, प्रयोग किया 9 लाइन के स्टैंजा, 9 लाइन के स्टैंजा को। देखो स्टैंजा अधिकतर जो 4 लाइनें के होते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेंसर स्टैंजा ने एक नई फॉर्म निकाली, उसने मतलब 9 लाइनों के स्टैंजा दिखाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडवर्ड स्पेंसर ने यूज किया 9 लाइन के स्टैंजा को फॉर फेरी क्वीन, मतलब फेरी क्वीन में 9 लाइनों के स्टैंजा को दिखाया। सम क्रिटिक्स, कुछ आलोचक, कंप्लेन, शिकायत करते हैं दैट कि इट इज नॉट फिट, ये फिट नहीं है फॉर नरेटिव पोएम, मतलब एक वर्णनात्मक पोएम के लिए फिट नहीं है। क्या फिट नहीं है? स्पेंसर स्टैंजा फिट नहीं है नरेटिव पोएम, क्योंकि फेरी क्वीन भी एक बहुत बड़ी बुक है। ठीक है, ये जब मैं बताऊंगा आपको आगे, जब आप धीरे धीरे सेकंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, आपको ये सब पढ़ने को मिलेंगी, आप खुद समझ जाना और फिर एनालिसिस करना जो सर ने बताया है वो सारी बात ठीक है। ओके, तो इट इज, वो कहता है, मतलब कहने का मतलब ये है, उन क्रिटिक्स जो आलोचक हैं उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी बड़ी बुक लिखने के लिए ये स्पेंसर स्टैंजा जो है ना, ये कोई फिट नहीं है, मतलब उसकी क्रिटिसाइज करी इन्होंने। ठीक है, सम क्रिटिक्स ने, क्रिटिक्स का नाम यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। ठीक है, जब आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ोगे कभी फ्यूचर में तो आपको बता दिया जाएगा किन किन ने इसका क्रिटिसाइज किया, किन स्पेंसर स्टैंजा क्रिटिसाइज किन किन मतलब पोएटों ने, राइटरों ने किया है, वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर ए नैरेटिव पोएम, ठीक है, एक वर्णनात्मक कविता के लिए, लाइक फेरी क्वीन के लिए स्पेंसर स्टैंजा फिट नहीं है। आगे, थॉमसन का कैस्टल ऑफ इंडोलेंस, कॉमा बायरन का चाइल्ड हेरोल्ड, कॉमा जॉन कीट्स का द ईव ऑफ सेंट एग्नस, पीवी शैली का एडोनिस एंड टेनियंसन का द लोटस ईटर आर रिटन इन स्टैंजा। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है, ये सभी जो हैं आर रिटन इन द
फॉर्म ऑफ स्पेंसर स्टैंजा। ये जितने भी लिखे गए हैं ना, सब स्टैंजा फॉर्म में ही लिखे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको 3 फॉर्म्स स्टैंजा फॉर्म के बारे में बताया है, और इसमें चौथे नंबर पे जो है वो ट्रेजर राइम है, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आ भी जाती है तो आप उसे स्किप करके, आपको चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, आप उसे कर सकते हो। फिर भी अगर आपको ट्रेजर राइमा के बारे में कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो उसे फिर। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, केवल वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पोइट्री की एक्सप्लेनेशन के बारे में वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप जो भी मेरे वीडियो अपलोड हैं उन्हें देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। शिवम रैक्स एक यूट्यूब चैनल है, वो बीए के नोट्स प्रोवाइड करा रहा है। आपको कहीं भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कोई आपकी शिकायत है, कोई कंप्लेन है, वो मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, या कुछ दिनों में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो में दिखा दूंगा। आप चाहो तो मुझ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जैसा भी मैंने आपको समझाया है, बहुत अच्छे से वीडियो देखना, बार बार देखना। जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का एकदम जवाब दूंगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स पर। आज के वीडियो में मैं आपको स्टैंजा फॉर्म के बारे में बताऊंगा। उससे पहले वीडियो में मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में बता चुका हूं आपको। आज के वीडियो में मैं आपको 3 स्टैंजा फॉर्म कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में वैसे बीए पार्ट 1 में 4 स्टैंजा फॉर्म दी गई हैं, चौथे नंबर पे ट्रेजर राइमा है, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको मैं लिमिटेड कोर्स कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी आपको अगर ट्रेजर राइम के बारे में कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी जितनी भी वीडियो है सबको लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वीडियो को शेयर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और अच्छे से बनाऊँगा। आप सभी को पता ही है मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको नॉलेज देने की बीए की। जैसे बीए पार्ट 1 के नोट्स अपडेट होंगे या अपलोड होंगे, मैं तुरंत बीए सेकेंड ईयर के नोट्स डालना शुरू कर दूंगा। धीरे धीरे थोड़ा समय लग रहा है नोट्स बनाने में। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला द हेरोइक कपलेट, पहले ही नंबर पे स्टैंजा फॉर्म है द हेरोइक कपलेट। इसकी बारे में जान लेते हैं क्या होता है हेरोइक कपलेट। तो जैसे द हेरोइक कपलेट इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये एक परंपरागत फॉर्म है, एक तरह से रूप है। मतलब जब बहुत सारे रूप होते हैं ना, कि नाटक, कहानी और तुम्हारा एकांकी, इस तरह से ये भी एक इंग्लिश में, एक इंग्लिश अंग्रेजी काव्य में एक हेरोइक कपलेट एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। कॉमनली यूज्ड इन इपिक एंड नैरेटिव पोएट्री, ये इपिक महाकाव्य में ज्यादा यूज होता है इसका। एंड नैरेटिव जो वर्णनात्मक पोएम होती है, बहुत लंबी जो कविताएं होती हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है। कंसिस्टिंग ऑफ ए राइमिंग पेयर ऑफ लाइन इन एम्बिक पेंटामीटर, इसमें एक राइमिंग पेयर होता है। राइमिंग पेयर का मतलब आप जानते हो, जैसे पोएम जो स्टार्ट होती हैं, आपने देखा होगा राइमिंग वर्ड ढूंढने को आए करते हैं, मतलब उसमें आपकी इंटर की पोइट्री में कैसे, जैसे स्काई, स्पाई, ऐसे काई काई काई, इस तरह से जो आवाज रहती है ना, तो ये जो होती हैं ये राइमिंग होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी जितने भी हेरोइक कपलेट लिखे होते हैं उनमें पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, ऐसे कर करके लाइनें चलती रहती हैं पेयर में। यही होता है इसका मतलब। कंसिस्टिंग ऑफ मतलब बटी हुई होती हैं, कंसिस्टिंग मतलब विभाजित होती हैं, बटी हुई होती हैं। राइमिंग पेयर्स में ऑफ लाइन इज एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक पेंटामीटर एक छंद का नाम है, वो इसमें होता है। आगे, यूज ऑफ द हेरोइक कपलेट वाज pioneered by Geoffrey Chaucer in the Legend of Good Women।
अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है, इसका जो सबसे पहले यूज किया था, यानी इसका जो सबसे पहले बीड़ा उठाया था। कुछ कहते हो कि जैसे समाज में बहुत गंदगी होती है तो कोई ना कोई इसे साफ करने की कोशिश करता है, तो एक तरह से वो बीड़ा उठाता है कि मैं इस गंदगी को साफ करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे जो चौसर हैं, जो पोइट्री के फादर हैं, आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता रहा हूं कि ये पोइट्री के पिता हैं। जैसे वो एसो का पिता है फ्रांसिस बेकन, ऐसे ही जॉफरी चौसर जो पोइट्री है उसके पिता हैं। इन्होंने सबसे पहले हेरोइक कपलेट में अपना पोएमें लिखनी शुरू की। उनकी जो पहली थी द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, दूसरा नंबर बाई द कैंटरबरी टेल्स, एंड और जनरली कंसिडर्ड टू हैव बीन परफेक्टेड बाय जॉन ड्रेडन एंड अलेक्जेंडर पॉप इन द रेस्टोरेशन एज। ठीक है, बीड़ा किसने संभाला था, जो पॉइनियर है, जो इन्होंने यूज किया सबसे पहले जोफ्री चौसर ने, उसके बाद धीरे धीरे अलेक्जेंडर पॉप ने और जॉन ड्रेडन ने इसे बहुत अच्छे रूप में प्रेजेंट किया। ठीक है, तो परफेक्ट मतलब पूरी तरह से जो उसमें कमी रह गई होगी, चौसर से जो कमी रह गई होगी उस कमी को दूर करके जॉन ड्रेडन और अलेक्जेंडर पॉप ने रेस्टोरेशन एज में इसे परफेक्ट तरह से प्रेजेंट करा, एंड अर्ली 18th सेंचुरी रेस्पेक्टिवली, और जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अच्छे से रेस्पेक्टली मतलब बहुत अच्छे से इसे प्रेजेंट किया गया। आगे देखते हैं। हाँ, हेरोइक कपलेट हैज स्पीड, इसमें एक स्पीड होती है मतलब गति होती है। ब्रेविटी ऑफ एक्सप्रेशन, ब्रेविटी का मतलब होता है लघुत्तम, मतलब बहुत छोटा होता है, एंड एक्सप्रेशन इसका जो प्रभाव होता है बहुत मतलब आकर्षक होता है, एंड फोर्सफुलनेस, इसे पढ़ते साथ ही एकदम फोर्सफुलनेस, एकदम जैसे आदमी एकदम से जाग जाता है, मतलब उसके अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है इसे पढ़ के। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं। द यूज ऑफ हेरोइक कपलेट का हैज वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम पोएट टू पोएट। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, इसका हेरोइक कपलेट का जो यूज हो रहा है विभिन्न तरीके से, वो मतलब उसके तरीके से हो रहा है क्या कि मैं पोएट टू पोएट कर रहे हैं इसका यूज, और जी ये जो है टाइम टू टाइम भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, आगे टू टाइम पोएट्री मतलब समय समय पर, और कवियों के द्वारा इसका यूज हो रहा है। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इसका पहली बार यूज किया गया बाई चौसर के द्वारा। चौसर ने सबसे पहले इंग्लैंड में सबसे पहले इंग्लैंड में यूज करा चौसर ने इसका। ड्रेडन, चौसर मतलब जोफ्री चौसर, ड्रेडन एंड पॉप इम्पार्टेड टू द हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट को इम्पार्टेड किया। इम्पार्टेड का मतलब दिया, क्या दिया, हेरोइक कपलेट को था इजी मतलब बहुत आसान, वैगर शक्ति, स्ट्रेंथ ये भी बहुत शक्ति होती है, एंड स्वीटनेस मधुरता। आगे विच पॉप, जो पॉप ने एट्रीब्यूटेड मतलब जिम्मेदारी ठहराया गया पॉप को टू हिज प्रेसिडेंट, उसके पूर्वजों के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि पॉप ने इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हेरोइक कपलेट को। ठीक है, अपने पूर्वजों को उसने इसमें वो दिखाई है सहानुभूति। ठीक है, एक तरह से उसने पॉप जो मास्टर है हेरोइक कपलेट के, उसने अपने हेरोइक कपलेट में जो भी कुछ लिखा ना अपने जो पूर्वज से, इसमें लिखा ना प्रेडेसेसर्स, इसका मतलब होता है पूर्वज, इन्हें पूर्वज को ज्यादा इसमें दिखाया गया, मतलब पूर्वजों को टारगेट करके ही उसने अपने हेरोइक कपलेट लिखे। दे यूज इट, उन्होंने इसका यूज किया, इन्होंने किसने, ये जो आपके दे रखे हैं इसमें ड्रेडन एंड पॉप, यूज किया इट फॉर वेरियस कंपोजिशन, इन दोनों ने इसे बहुत तरीकों में लिखा। कौन से तरीकों में, ड्रामों में हेरोइक कपलेट लिया है ये, इपिक महाकाव्यों में हेरोइक कपलेट लिया है, और सटायर जो आपके व्यंग करने वाले नाटक होते हैं, मतलब एक तरह से आप किसी को कमेंट कर रहे हो, ठीक है, कमेंट करके जो नाटक लिख रहे होते हैं ना, किसी के बारे में बताया है, किसी के या सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये सब सटायर होते हैं एक तरह से। बट द रेस्टोरेशन पोएट, जो रोमांटिक पोएट्स चेंज इट्स स्ट्रक्चर, किंतु रोमांटिक जो पोएट थे उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको हेरोइक कपलेट के बारे में पता चल गया होगा कि हेरोइक कपलेट क्या होता है। आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, ये ज्यादा से ज्यादा 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको 2-3
या इसमें मिक्स करके फॉर्म ऑफ पोइट्री दे देंगे, या मिक्स करके फॉर्म ऑफ पोइट्री और स्टैंजा फॉर्म दे देंगे, उसमें एक ये होगा, दो ये होंगे, तो आपको कोई से दो करा लेगा। ठीक है, वो आपके, जैसे मैं आपको डेमो दिखाऊंगा किस तरह का पेपर आता है, उस हिसाब से आप समझ जाना। फिलहाल के लिए आपको बस इतना अच्छे से याद करना है, वीडियो देखकर नोट्स बनाने हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा फॉर्म पर। तो देखिए सेकंड नंबर पे द ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है, मैं एक बार पहले बता दूं स्टार्ट करने से पहले। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, वर्स का मतलब होता है बच्चों छंद। ठीक है, जो ऐसा छंद जिसमें कोई लय ही नहीं होती है। ठीक है, बिना लय का छंद होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जॉन मिल्टन का द पैराडाइज लॉस्ट है, वो बिल्कुल ऐसी लिखा है जॉन मिल्टन ने, उसमें कोई भी लय नहीं है। जहां को लिखा हुआ है ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई लय नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक वर्स। Blank verse is a literary device defined as unrhyming verse written in iambic pentameter. ब्लैंक वर्स क्या होती है, एक साहित्यिक डिवाइस होती है। डिवाइस मतलब एक यंत्र होता है, एक रूप होता है। डिफाइन, उसे डिफाइन किया गया, मतलब उसकी परिभाषा डिफाइन की गई किस तरह से, ऐसे एज अनराइमिंग वर्स रिटन इन iambic pentameter, मतलब एक अनराइमिंग, राइमिंग मतलब लय होती है, अनराइमिंग मतलब लय नहीं होती है, इस तरह का पोएम जिसमें लय नहीं होती है और वो iambic pentameter में लिखी गई होती है, ब्लैंक वर्स कहलाती है। आगे, इन पोएट्री एंड प्रोज, पोएट्री और प्रोज में या काव्य और गद्य में, इट हैज ए कंसिस्टेंट मीटर विद 10 syllables इन ईच लाइन्स वेयर अनस्ट्रेस्ड syllables आर फॉलोड बाई स्ट्रेस वंस। कहने का मतलब ये होता है, ये एक कंसिस्टेंट मतलब बटी गई होती है एक छंद में। इट मतलब ब्लैंक वर्स, इट हैज ए कंसिस्टेंट मीटर, ये एक ऐसा छंद होता है जो बटा हुआ होता है विद 10 syllables। syllables का मतलब होता है बच्चों अक्षर, इसमें 10 अक्षर होते हैं इन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में 10 अक्षर होते हैं। वेयर, जहां अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस मतलब जो हल्का बोला जाता है, जिस पर ज्यादा दबाव नहीं दिया जाता है। syllables अक्षर होते हैं, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिन पर दबाव नहीं दिया जाता है और वे बोले जाते हैं, मतलब कम दबाव देकर बोले जाने वाले अक्षर होते हैं। आर फॉलोड बाई स्ट्रेस वन, और वे उनका अनुसरण करते हैं जो ज्यादा दबाव देकर बोले जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक तो होता है ए, फिर होता है ए, तो इस पर ज्यादा दबाव होना, ए हो गया अनस्ट्रेस, ए हो गया स्ट्रेस्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बट डू नॉट राइम, उनमें राइम नहीं होती है। आगे, इट इज ऑल्सो नोन एज अनराइम्ड iambic pentameter, मतलब ये इस तरह का, ऑल्सो नोन एज अनराइम्ड iambic pentameter, मतलब ये इस तरह से होता है, ये इसे हम अनराइम्ड iambic pentameter के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, हम इसे अनराइम्ड iambic pentameter भी कह सकते हैं ब्लैंक वर्स को। ठीक है, द फर्स्ट ब्लैंक वर्स, जो पहला ब्लैंक वर्स था, रिटर्न लिखा गया इन इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी पोइट्री में। द फर्स्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री में, सॉरी दोबारा देख लो आप, द फर्स्ट ब्लैंक वर्स, पहला ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी काव्य में, वाज रिटन लिखा गया बाई अर्ल ऑफ सूरी। अर्ल ऑफ सूरी एक राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया इन 1540, 1540 में, इन हिज ट्रांसलेशन, उसकी ट्रांसलेशन में, ऑफ एनिडिया, एनिड, एनिड अर्ल ऑफ सूरी ने लिखी 1540 में, उसमें इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले किया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1562 में मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, पूरा नाम इनका क्रिस्टोफर मार्लो है, इज रिगार्डेड एज द फादर और मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। 1562 में मार्लो को रिगार्डेड किया गया एज द फादर, मतलब मार्लो को मतलब ब्लैंक वर्स का फादर कहा गया और मास्टर भी कहा गया ब्लैंक वर्स का। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज एडॉप्टेड बाय जॉन मिल्टन, मतलब जॉन मिल्टन ने भी इस पे काम किया ब्लैंक वर्स पे। जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, पैराडाइज लॉस्ट आई है ना, देखो ये जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ये पूरा ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। उसने पूरी तरीके से ऐसी पोएम लिखी है, या ऐसा ब्लैंक वर्स लिखा है, ऐसा इपिक है, इपिक है वैसे तो वो पूरा अनराइम्ड है, उसमें कोई भी लय नहीं है। आप पढ़ के देखना, वो बीए में है शायद, किसी उसमें है, बीए में है या एमए में, मुझे ध्यान नहीं आ रहे थे। बीए के सेकंड ईयर में तो है नहीं, या थर्ड ईयर में हो सकता है, या फिर एमए प्रीवियस में होगा, वो इसमें है।
तो आप उसे पढ़ के देखना, जब आप देखोगे तो उसमें आपको कहीं भी ले नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। द 1561 मतलब 1561 का प्ले, क्या नाम है प्ले का? गोरबोडक, बाई थॉमस नॉर्टन, जो थॉमस नॉर्टन ने लिखा है, एंड थॉमस सैकवेल, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। पहला ये जो 1561 का प्ले है, नाटक है, वाज द फर्स्ट प्ले टू यूज ब्लैंक वर्स। अगर आपसे स्टूडेंट कोई क्वेश्चन आ जाए, पहला ऐसा प्ले बताइए जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, तो आपको बताना है गोरबोडक। किसने लिखा है? थॉमस नॉर्टन ने एंड थॉमस सैकविल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेजर अचीवमेंट, मेजर मतलब प्रमुख, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, इन इंग्लिश ब्लैंक वर्स में, इंग्लिश जो ब्लैंक वर्स था उसमें जो मेजर सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, वाज मेड बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने की, सबसे पहले मेड बनाया मतलब पॉपुलर बनाया ब्लैंक वर्स को, इन विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है ना, बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा वो पॉपुलर बनाया गया। हु रोट, जिसने लिखा, क्या लिखा? मच ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज प्लेस इन अनराइम्ड इयम्बिक पेंटामीटर। कहने का मतलब यह है कि विलियम शेक्सपियर के भी कुछ प्ले ऐसे हैं जो अनराइम्ड है, उनमें ले नहीं है। ठीक है, आप देखना जब आप विलियम शेक्सपियर प्ले पढ़ोगे आप खुद पता चल जाएगा कि ये ब्लैंक वर्स है, ये ऐसे है। ठीक है, एंड जॉन मिल्टन हुज पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ठीक है ना, अभी बता चुके हैं हम, ये भी जॉन मिल्टन का भी पैराडाइज लॉस्ट था जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स, मिल्टोनिक मतलब मिल्टन का ब्लैंक वर्स वाज वाइडली इमिटेटेड, मतलब पूरी तरह से नकल की गई। मिल्टन के जो वो था ना पैराडाइज लॉस्ट, उसकी पूरी तरह से नकल की गई। इमिटेटेड माने होता है नकल की गई इन द 18th सेंचुरी में बाई सच पोएट। किन कौन कौन से पोएट ने नकल की? जैसे जेम्स थॉमसन, द सीजन्स, विलियम कॉपर, द टास्क, रोमांटिक इंग्लिश पोएट सच एज जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, शैली एंड जॉन कीट्स यूज्ड किया ब्लैंक वर्स का एज ए मेजर थीम, बहुत प्रमुख रूप में इसका यूज किया। कहने का मतलब यह है जो इनका जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट था उसकी 18वीं शताब्दी में बहुत नकल की। किन्होंने की? अभी मैंने बता दिया है आपको, तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको 3rd नंबर पे ले जाते हैं, स्पेंसर स्टैंजा के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम स्किप के स्पेंसर स्टैंजा पर चलते हैं। स्पेंसर स्टैंजा क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। स्पेंसर स्टैंजा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अधिकतर आता है, हर साल ही आता है वैसे ये क्वेश्चन। तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आपको, तो आप देखिए। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, महानतम योगदान ऑफ एडवर्ड स्पेंसर का टू इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी काव्य के लिए, इज द इन्वेंशन, एक आविष्कार है। इन्वेंशन मतलब आविष्कार है, ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ स्टैंजा, स्टैंजा की न्यू फॉर्म का एक आविष्कार है। पॉपुलैरिटी, उसकी जो प्रसिद्धि है, नॉन जानी जाती है एज द स्पेंसर स्टैंजा के रूप में। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यह है जो एडवर्ड स्पेंसर है उसने एक नई स्टैंजा फॉर्म को डेवलप किया जिसका नाम स्पेंसर स्टैंजा है, उसी के नाम पे उसका नाम स्पेंसर स्टैंजा रखा गया। इट कंटेन्स, ये बटी हुई है 9 लाइन्स, 9 लाइनों में इन टोटल, मतलब इसमें पूर्णतया 9 लाइनें होती है। ठीक है, टोटल इन टोटल, तो इसमें लिखो, आगे देखो ये कटा हुआ है, यहाँ देखो 8 लाइन्स इन इयम्बिक पेंटामीटर, उसमें 9 लाइन होती हैं, 8 लाइन जो होती है वो इयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, फॉलोड बाय अ सिंगल अलेक्जेंड्रियन लाइन्स इन इयम्बिक हेक्सामीटर, मतलब स्टार्टिंग की जो 8 लाइनें होती हैं वो इयम्बिक पेंटामीटर में होती है और बाद की जो 1 लाइन होती है वो इयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। बस ऐसे समझो आप। आगे चलते हैं। इट्स मतलब स्पेंसर स्टैंजा राइमिंग स्कीम, स्पेंसर स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है, इज ए बी बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, एडवर्ड स्पेंसर ने यूज्ड, प्रयोग किया 9 लाइन के स्टैंजा, 9 लाइन के स्टैंजा को। देखो स्टैंजा अधिकतर जो 4 लाइनें के होते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेंसर स्टैंजा ने एक नई फॉर्म निकाली, उसने मतलब 9 लाइनों के स्टैंजा दिखाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडवर्ड स्पेंसर ने यूज किया 9 लाइन के स्टैंजा को फॉर फेरी क्वीन, मतलब फेरी क्वीन में 9 लाइनों के स्टैंजा को दिखाया।
सम क्रिटिक्स, कुछ आलोचक, कंप्लेन, शिकायत करते हैं दैट कि इट इज नॉट फिट, ये फिट नहीं है फॉर नरेटिव पोएम, मतलब एक वर्णनात्मक पोएम के लिए फिट नहीं है। क्या फिट नहीं है? स्पेंसर स्टैंजा फिट नहीं है नरेटिव पोएम, क्योंकि फेरी क्वीन भी एक बहुत बड़ी बुक है। ठीक है, ये जब मैं बताऊंगा आपको आगे, जब आप धीरे धीरे सेकंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, आपको ये सब पढ़ने को मिलेंगी, आप खुद समझ जाना और फिर एनालिसिस करना जो सर ने बताया है वो सारी बात ठीक है। ओके, तो इट इज, वो कहता है, मतलब कहने का मतलब ये है, उन क्रिटिक्स जो आलोचक है उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी बड़ी बुक लिखने के लिए ये स्पेंसर स्टैंड जो है ना, ये कोई फिट नहीं है, मतलब उसकी क्रिटिसाइज करी इन्होंने। ठीक है, सम क्रिटिक्स ने, क्रिटिक्स का नाम यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। ठीक है, जब आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ोगे कभी फ्यूचर में तो आपको बता दिया जाएगा किन किन ने इसका क्रिटिसाइज किया, किन स्पेंसर स्टैंजा क्रिटिसाइज किन किन मतलब पोएट ने, राइटर ने किया है, वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर ए नैरेटिव पोएम, ठीक है, एक वर्णनात्मक कविता के लिए लाइक फेरी क्वीन के लिए स्पेंसर स्टैंजा फिट नहीं है। आगे, थॉमसन का कैस्टल ऑफ इंडोलेंस, कॉमा बायरन का चाइल्ड हेरोल्ड, कॉमा जॉन कीट्स का द ईव ऑफ सेंट एग्नस, पीवी शैली का एडोनिस एंड टेनियंसन का द लोटस ईटर आर रिटन इन स्टैंजा। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है, ये सभी जो हैं आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पेंसर स्टैंजा, ये जितने भी लिखे गए हैं ना सब स्टैंजा फॉर्म में ही लिखे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको 3 फॉर्म्स स्टैंजा फॉर्म के बारे में बताया है, और इसमें चौथे नंबर पे जो है वो ट्रेजर राइम है, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आ भी जाती है तो आप उसे स्किप करके, आपको चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, आप उसे कर सकते हो। फिर भी अगर आपको ट्रेजर राइम के बारे में कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो उसे फिर। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, केवल वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पोइट्री की एक्सप्लेनेशन के बारे में वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप जो भी मेरे वीडियो अपलोड हैं उन्हें देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। शिवम रैक्स एक यूट्यूब चैनल है, वो बीए के नोट्स प्रोवाइड करा रहा है, आपको कहीं भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कोई आपकी शिकायत है, कोई कंप्लेन है, वो मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, या कुछ दिनों में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो में दिखा दूंगा, आप चाहो तो मुझ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जैसा भी मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से वीडियो देखना, बार बार देखना, जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का एकदम जवाब दूंगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।